नमस्कार दोस्तों, लास्ट पेपर आपके लिए केमिस्ट्री का लेकर आ गए हैं। इसमें से आप कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा आप जाते जाते इन क्वेश्चनों को भी देख कर जाएं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ध्रुवीय आणविक ठोस है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस वो होगा जिसमें प्लस और माइनस यानी कि पोलैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ये ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। ठोस अमोनिया, तो ठोस अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। आयोडीन क्रिस्टल आपका सहसंयोजक ठोस होता है। ग्रेफाइट आपका सहसंयोजक ठोस है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपका अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरिटी क्या होगी। तो मोलरता ज्ञात करने का आपका फॉर्मूला हो जाएगा M बराबर, अब WB क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 ग्राम ले लिया जा रहा है और 500 ml है तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नीचे NaOH का मॉलिक्यूलर वेट Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और H का 1, तो ये टोटल 40 हो जाएगा। और इनटू 500 ml दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन आपका एक आना निश्चित है। 500 से ये आपका 2 बार कट हो जाएगा और यहाँ से ये 10 हो गया और नीचे आपका 40 हो गया। तो आपका 1/4 यानी कि ये 5 से आप 8 बार काट दोगे और 2/8, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपकी मोलरिटी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण लेकर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को समझाइए। तो एथिल एसीटेट क्या होता है आपका, CH3 COO C2H5, इसको आप एथिल एसीटेट बोलते हो। अब इसकी अभिक्रिया जब H2O के साथ की जाती है तो इस अभिक्रिया में H2O आधिक्य में होता है और आधिक्य में होने के कारण ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण में भाग नहीं लेता है और ये मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH और प्लस CH3 COOH। और इस अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ से आप दोस्तों मात्रकों को जरूर करके जाएं, जाते जाते प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया को ज्ञात करने का मात्रक, इस चैप्टर के एक एक ग्राफ को जरूर देख लें आप। अर्ध आयु काल का फॉर्मूला, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण का फॉर्मूला, आरएनएस समीकरण का फॉर्मूला, अभिक्रिया का वेग किसे कहा जाता है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो जाते जाते इनको ऊपर से थोड़ा थोड़ा ज़रूर देख कर जाएँ आप। अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांकों की इकाइयाँ लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगी और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स होती है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए आप क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। आप तो सीधा ये याद कर लीजिए, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। अब प्रथम कोटि पूछे तो n की जगह 1 रख देना, शून्य कोटि पूछे तो n की जगह 0 रख देना, द्वितीय कोटि पूछे तो n की जगह 2 रख देना। आपको तो ये लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बॉक्साइट अयस्क में पाई जाने वाली 2 अशुद्धियों के नाम लिखिए। तो बॉक्साइट अयस्क में पाई जाने वाली 2 अशुद्धियाँ Fe2O3 हो जाएगी, TiO2 हो जाएगी। तो TiO2 पाया जाता है, Fe2O3 पाया जाता है, इन अशुद्धियों को आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, निकिल धातु के शोधन में मांड प्रक्रम में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो निकिल धातु का जब शोधन किया जाता है तो Na की रिएक्शन पहले 4 मॉलिक्यूल CO से की जाती है लगभग 373 केल्विन ताप पर। अब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका NiCO का होल 4 में। ये आपका वोलेटाइल होता है, मतलब वाष्पशील होता है। अब इसको दोबारा से हम गर्म करते हैं NiCO का होल 4 को और 400-450 केल्विन के आसपास इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर प्योर निकिल और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाते हैं। इस निकिल में आपकी इम्प्योरिटी होती है लेकिन इम्प्योरिटी आपकी वाष्पशील नहीं होती है और यहाँ पर जो निकिल प्राप्त होता है इसमें आपकी इम्प्योरिटी नहीं होती है क्योंकि ये वेपोराइज्ड होकर जब यहाँ आया है तो इम्प्योरिटी यहीं पर रह गई हैं आपकी। ऐसे ही ZR वाली रिएक्शन भी आप याद करके जाएं, जर्कोनियम वाली भी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है, इसकी संरचना बनाइए। तो दोस्तों क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन और मैग्नेट और परमैग्नेट चारों की संरचना आपकी लगभग एक जैसी है। आप जाते जाते इन चारों की संरचना जरूर देख कर जाएँ। क्रोमेट आयन आपका क्या होता है, CrO4-2। अब इसका जो संकरण है वो वैसे तो D3S होता है लेकिन आप sp3
लिख के आओगे और इसकी स्ट्रक्चर CrO, ऊपर और नीचे ऑक्सीजन, इधर माइनस और इधर माइनस, इस तरह से आप इसकी स्ट्रक्चर बना के आओगे चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल। ठीक है। इसके अलावा आप दोस्तों यहाँ से जाते जाते लैंथेनाइड संकुचन को एक बार देख लें, और इसके अलावा F ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, D ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीज की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और मैग्नीज की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था वो +7 तक दर्शा देता है। अधिकतम क्रोमियम का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कॉपर के क्वेश्चन जरूर देख लें कि कॉपर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों शो करता है, असमानुपातन अभिक्रिया। लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इन क्वेश्चनों को आप जाते जाते जरूर देख जाएं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Ti+4 आयन रंगहीन होता है क्यों? तो देखो दोस्तों, टाइटेनियम जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो आर्गन और 3d2 4s2, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब ये Ti+4 की बात कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो ये आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर जाएगा। डी भी खाली हो गया और एस भी खाली हो गया। जब इसके पास एक भी अनपेयर्ड नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये डी ट्रांजेक्शन नहीं दर्शाएगा, और डी संक्रमण नहीं होगा तो ये रंगहीन हो जाएगा। तो जिसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रंगहीन होता है, ये आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, उभयदंती लिगेंड का उदाहरण लेकर बताइए कि ये क्यों उभयदंती लिगेंड कहलाता है। तो दोस्तों, उभयदंती लिगेंड या एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके पास डोनर एटम मोर देन 1 यानी एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही बॉन्ड का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयदंती लिगेंड के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप नाइट्रो ले लो। अब इधर तो नाइट्रोजन मेटल के संग बॉन्ड बनाए और एक इसमें इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें मेटल के संग ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। एक इसका एग्जाम्पल CN हो जाएगा जिसमें कार्बन मेटल के संग बॉन्ड बनाता है, और एक इसका एग्जाम्पल NC हो जाएगा जिसमें नाइट्रोजन मेटल के संग बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा CNS, CNO ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, K3FeC2O4 का होल ट्राइस। इस संकुल में धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। तो धातु यहाँ पर कौन सी है? Fe है, जिसकी निकालते हैं उसे X मानते हैं। पोटेशियम वर्ग संख्या 1 का है, ग्रुप नंबर 1 पे इस पर चार्ज +1 होता है तो 3 पोटेशियम पर +3 हो जाएगा। और C2O4 -2 ऑक्सीलेटों पर 1 ऑक्सीलेटों पर -2 होता है तो 3 ऑक्सीलेटों पर -6 = 0, X = +3। तो यहाँ पर आयरन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। और इसके अलावा उपसय संयोजन संख्या पूछ रहा है तो एक ऑक्सीलेटो मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो 3 ऑक्सीलेटो यहाँ पर 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसकी उपसय संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र है C3H6O। अब दोस्त C3H6O ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन, टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। देखो यहीं से आपको जानकारी मिल गई, अपचयित नहीं करता है। और अपचयित कौन नहीं करता है? टॉलन अभिकर्मक को कीटोन नहीं करते, क्योंकि एल्डिहाइड तो टॉलन अभिकर्मक के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि एक कीटोन है। अब कीटोन का सूत्र कैसे हो जाएगा आपका? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यदि ये लाइन आए कि टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, सिर्फ अभिकर्मक को नहीं करता है, वेनेडिक्ट विलियन को नहीं करता है, फेलिंग विलियन को नहीं करता है, तो वो कीटोन है। और इन चारों में से किसी को कर देता है तो वो एल्डिहाइड होता है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से। तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन क्या होता है? NH, इधर से बेंजीन बले, और यहाँ पर आप एक NO2 इधर लगा दोगे, एक NO2 ग्रुप यहाँ ऑर्थो पर लगा दोगे, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा और ये आपस में अटैच हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल आपका CH3 डबल बॉन्ड से सीधा अब आपका नाइट्रोजन आएगा, इधर से NH, और ये बेंजीन रिंग बनाकर इधर आप NO2 लगा दोगे और ऑर्थो पोजीशन पर भी आप NO2 लगा दोगे। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बनने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ से हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है आपका? C6H5SO2Cl, और इसका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चालन के आधार पर अर्धचालक और अचालक को बताइए। तो अचालक तो वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालकता प्रवाहित ही नहीं होती, इनकी चालकता की कोटि 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। और अर्धचालक में चालकता की कोटि 10⁻⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से
और 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। तो ये कम ताप पर तो विद्युत धारा का चालन करते नहीं है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो जो चालन बैंड से रिक्त बैंड में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाता है और ये विद्युत धारा का चालन कर देते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर आपके जो होते हैं वो एन और पी, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। जब इनमें ग्रुप नंबर 13 की इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, और ग्रुप नंबर 15 के मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। तो आप याद रखोगे एन और पी प्रकार के सेमीकंडक्टर। इसके अलावा डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय क्या होता है, और फेरोचुंबकीय क्या होता है, लोह चुंबकीय। इसके अलावा इस चैप्टर से आप जाते जाते समन्वय संख्या, संकुलन दक्षता और कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएं। ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के एग्जाम्पल। अगला है एक प्रोटीन। ये दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जाते जाते जरूर कर लें 15वें क्वेश्चन को। ये आपका बुक का सीधा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में एज इट इज़ रिपीट हुआ है। जाते जाते आप सॉल्यूशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, जल्दी से देख जाएं। पाई बराबर CRT फार्मूला इसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर हट चुका है, ये अब नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा आ गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समकक्ष COCl2En तथा फलकीय CONH3 का NO2 का होल्ट्राइस समावयवियों की संरचना लिखिए। तो COCl2En का होल्ट्राइस, इसकी समकक्ष रूप आपको बनाना है। तो समकक्ष रूप में आप जानते हो कि, और ये समन्वय संख्या इसकी 6, तो इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बनेगी। बीचों बीच आप CO ले लोगे और यहाँ पर अष्टफलकीय संरचना में आप इस तरह से बना दोगे। यहाँ तो आप En ले लेना, इधर से दूसरा En आपका आ जाएगा। En हमेशा आपके 90 डिग्री के एंगल पर ही लगाने आपको, जो द्विदंतुक लिगेंड होता है। अब आपके 2 Cl बच गए, एक इधर लगा देना, एक इधर लगा देना, ये आपका समकक्ष बन गया और इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे। दूसरा आपसे फेस आइसोमर पूछ रहा है, फलक समावयवी, तो इसकी भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपको बना लेनी है। बीचों बीच आप कोबाल्ट लगाओगे और कंटिन्यू इधर एक NH3, एक ही फेस पर तीनों आपको लगा देने, और इधर जो बचे आपके उन तीनों पर आप लगाओगे NO2। तो फर्स्ट NO2, सेकंड और ये थर्ड, ये क्या है, एक ही फेस पर आ गए तीनों। इस तरह से ये फलक समावयवी बनेंगे और इनको आप चेंज कर दोगे तो ये आपके मर आइसोमर यानी मेरिडियन रेखांशित समावयवी बन जाएंगे और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दोगे। तो इस तरह से आपके समावयवता का एक क्वेश्चन आना है। इस चैप्टर से आप संकरण जरूर देख कर जाएँ। BBT थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन जरूर आ जाएगा, IUPAC नाम आ जाएगा, और उभयदंतुक लिगेंड, और इनको जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्धायुकाल किसे कहते हैं। अभिक्रिया का अर्धायुकाल का मतलब होता है अभिक्रिया का 50% पूर्ण हो जाना। अर्धायुकाल कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर 0.693 अपॉन K बराबर नहीं, T हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर T हाफ आएगा और इधर आपका K आएगा। इसको आप जरूर याद कर लें। अर्धायुकाल का फॉर्मूला T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। इसी प्रकार आप शून्य कोटि का भी करके जाएं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, T हाफ इज इक्वल टू A अपॉन 2K। ये आपका शून्य कोटि अभिक्रिया का और ये आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजिलिक क्लोराइड तथा वाइनिलिक क्लोराइड की संरचना सूत्र लिखिए। तो बेंजिलिक क्लोराइड क्या हो जाएगा, बेंजीन, ऊपर आपका CH2 और Cl, ये बेंजिलिक क्लोराइड होता है, और वाइनिलिक क्लोराइड आपका CHCl। आगे कह रहा है इन यौगिकों में क्लोरीन परमाणु का संकरण बताइए। क्लोरीन जिससे जुड़ रहा है, तो एक डबल बॉन्ड यदि आता है तो वहाँ पर sp2 होता है, और एक भी डबल बॉन्ड नहीं आता है तो वहाँ पर sp3 होता है। ये दोनों ही कंपाउंड आपकी SN1 अभिक्रिया के थ्रू रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ से हटेगा तो अनुनाद के थ्रू ये रिएक्ट कर जाएंगे आपके। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। बुर्ज अभिक्रिया। बुर्ज अभिक्रिया आप दोस्तों अच्छी ढंग से देख लें। बुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, RX के 2 अणु सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और उच्चतर एल्केन बनेगा। अब बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में इस R को आप AR में कन्वर्ट कर दें, बेंजीन वलय लें, तो यहाँ पर आपका जो बेंजीन वलय है उससे R चिपक जाएगा, तो ये आपका बुर्ज फिटिंग हो जाएगा। और यदि ऊपर वाले R को भी बेंजीन ले लें तो ये फिटिंग हो जाएगी। तीनों अभिक्रिया एक जैसी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के IUPAC नाम दीजिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड आपका क्या होता है, HCHO।
इसका IUPAC नाम हो जाएगा, एक कार्बन से आप मैथ बोलोगे और एल्डिहाइड का पीछे एल लगा दोगे तो मैथेनेल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। 3 कार्बन से आप क्या बोलोगे, प्रोप सिंगल बॉन्ड से एन और 2 नंबर पर ऑन, या प्रोपेन टू ऑन भी सही होगा या प्रोपेन टू प्रोपेनॉन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो इसके लिए तो आप सिंपल सी ट्रिक OMSGAP याद कर लें, ओम्स गैप। O का मतलब ऑब्जेलिक एसिड, M का मतलब मेलोनिक, S का मतलब सक्सेनिक, G का मतलब ग्लूटेरिक, A का मतलब एडिपिक और P का मतलब पामेटिक। अब ऑक्जेलिक अम्ल होता है आपका COOH। अब जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे एक एक CH2 ग्रुप बढ़ा देना। जैसे मेलोनिक पूछ रहा है तो COOH, यहाँ पर एक CH2 लगाओगे और COOH, तो ये तो हो गया मेलोनिक। अगले वाले में क्या करोगे, COOH 2 CH2 कर देना और COOH, तो ये आपका हो जाएगा सक्सेनिक। अगले वाले में 3, फिर 4 और फिर 5। तो यहाँ पर मेलोनिक का पूछ रहा है आपसे, तो 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोप सिंगल बॉन्ड से एन और पहले पर और तीसरे पर ओइक अम्ल है तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक अम्ल। सक्सेनिक का हो जाएगा प्रोप 4 कार्बन से ब्यूट सिंगल बॉन्ड से एन तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अब क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लें क्योंकि अनुनादी संरचना आपसे पूछ रहा है कार्बोक्सिलेट आयन की, ये भी आ सकता है। पेपर बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं पूरे क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा, तो इसलिए आप जाते जाते खुद से देख के जाएं। CH3, अब अनुनादी संरचना में ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, और लॉन पेयर भी आप इस पर पूरे लगा दें। 3 लॉन पेयर इधर आ जाएंगे, इस पर 2 लॉन पेयर आएंगे और यहाँ पर आपके वही 3 लॉन पेयर आने वाले हैं। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना होती है। और ये अगला क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपका डायरेक्ट आ सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की अपेक्षा अधिक अम्लीय क्यों होते हैं, जबकि फिनॉल 5 अनुनादी संरचना बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 ही बनाता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल से जैसे ही कार्बोक्सिलेट आयन बनता है तो ये 2 समान संरचनाएं बनाता है, 2 समान अनुनादी संरचना, जबकि फिनॉल से बनने वाली फिनॉक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचना समान नहीं होती है। ठीक है, याद रखना, कार्बोक्सिलेट आयन की बनने वाली दोनों अनुनादी संरचनाएं समान होती हैं, जबकि फिनॉल की 5 अनुनादी संरचना समान नहीं होती है। यही कारण है कार्बोक्सिलेट आयन कम अनुनादी संरचना बनाने के बाद भी ज़्यादा स्थायी होता है और अधिक अम्लीयता प्रदर्शित करता है। सुक्रोज का हावर्थ स्ट्रक्चर लिखना है आपको, तो ये अपनी बुक में से देख के जाएं आप। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आपका ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और सुक्रोज का फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 बनाएगा। यह एक अनपचाई शर्करा होती है और अपवर्त शर्करा भी होती है। अपवर्त इसलिए क्योंकि पहले दक्षिण ध्रुवन गुणक होती है, जैसे ही जल में घोलोगे आप वामावर्त ध्रुवन गुणक हो जाएगा क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। सुक्रोज अनपचाई शर्करा है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में बिजी रहता है। डेनियल सेल, ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हट चुकी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में X और Y को पहचानिए। तो दोस्तों पहली अभिक्रिया आपकी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया हो जाएगी, तो R पर सीधा NH2 ग्रुप लग जाएगा। और अगली अभिक्रिया आप CH3Cl से करवा रहा है तो ये आपकी कार्बेलेमीन अभिक्रिया हो जाएगी और यहाँ पर आपका सीधा RNC बन जाएगा आइसोसाइनाइड। तो ये कार्बेलेमीन है और ये हाफमान ब्रोमाइड है, 2 अभिक्रिया यहाँ पर दी हुई हैं। एल्केनेमीन अमोनिया से प्रबल क्षार क्यों होते हैं, क्योंकि एल्केनेमीन में एल्किल समूह का +I प्रभाव लगता है और अमोनिया में कोई भी प्रभाव दर्शाने वाला समूह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये वाला आपका नहीं आने वाला, ये चैप्टर हट गया है। बहुलक वाला चैप्टर भी आपका हट चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते नए आपके आंसर की आप सबसे पहले हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी और जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका पेपर कैसा गया। आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।